हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है, पुनः स्वागत है। तो हमने फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, आवेशन की क्या क्या विधियां हैं। फिर हमने आवेश के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच बल जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी करते हैं। फिर आवेश का गुण भी था कि आवेश संरक्षित रहता है सदैव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, फिर उसमें था आवेशों की योज्यता का नियम था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। उस पर फिर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, फिर विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमें विद्युत बल का अनुभव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और उसकी दिशा को बताता है, व्यक्त करता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। फिर बताए थे कि धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होती है, फिर द्विध्रुव के कारण बनाए थे, फिर बताए थे कि काट नहीं सकती है, फिर बताए थे सब इत्यादि चीजें हम लोग पढ़ चुके थे पहले लेक्चर में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, आज ये पढ़ेंगे। फिर वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग क्या निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर क्या होता है, इतने चीजों को यानी 4 टॉपिक को हम लोग आज 1 आवर के वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो आज की हेडिंग हमारी है, आज की हेडिंग हमारी है इसको हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, और नोट्स आपको लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका होगा इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं इस फार्मूले से, लेकिन जो इससे फार्मूला डिराइव होगा उसका यूज करके हम लोग जो अगली टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव उसमें इसका यूज होगा। तो इसका डायरेक्ट हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, और जो चीजें हम बोल रहे हैं आप लोग उसको ध्यान सुनिएगा, वही एग्जाम में लिखना है, उसका एक नोट्स पे हम आपको दे देंगे। माना कोई बिंदु आवेश है प्लस, ठीक है, जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक कितना है, के। तो के परावर्तितांक वाले माध्यम में रखा गया है। माना या मान लीजिए हमारा एक बिंदु आवेश है, कोई चार्ज है, और इसको ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक के है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जो निर्वात में रखा गया है या वाई में रखा गया है, क्योंकि वाई या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो एग्जाम में आप जैसे लिख सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश क्यू एक परावर्तितांक के वाले माध्यम में या निर्वात में या वाई में रखा गया है, और किस बिंदु पर रखा गया है, मान लीजिए ओ बिंदु पर रखा गया है। अब ओ बिंदु से आर दूरी पर, ओ बिंदु से आर दूरी पर, मान लीजिए आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु क्या है, पी, जहां पर इसके कारण
यहाँ पर हम क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है। क्या निकालना है, ई। तो हमको क्या लिखना है, यही लिखना है जो बोले हैं। तो माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू के प्रविष्टांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा गया है। लेट ए पॉइंट चार्ज ऑफ Q इज सिचुएटेड एट पॉइंट O इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाले मीडियम में रखा गया है। फ्रॉम दिस एट पॉइंट R डिस्टेंस ए पॉइंट P इज सिचुएटेड एट व्हिच वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हमने लिखना है एग्जाम में। अब एक प्लस क्यू है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कोई परीक्षण आवेश रखा गया है क्यू नॉट, तो उसी को ना बल का अनुभव होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई प्लस क्यू है, इसके चारों ओर का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसमें कोई अन्य चार्ज आ रहा है क्यू नॉट, तो ये इस जितना भी बल लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो कोई टेस्ट चार्ज तो होना चाहिए। तो ये मान लिया कि जो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है परीक्षण आवेश है वो बिंदु P पर रखा गया है। तो ये भी क्या लिखेंगे एग्जाम में, माना एक बिंदु आवेश Q प्रविष्टांक K वाले माध्यम में बिंदुओं पर रखा गया है। बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया है करना। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। अब तब क्या होगा, कूलाम के नियम से। क्यों कूलाम के नियम से, क्योंकि प्लस क्यू नॉट पे एक बल है, तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल किसके कारण, क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो यह का मान हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट। इसके बीच की दूरी कितना है, आर का स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर 1। तो अब यह तो निकल गया। हम कल जब पढ़ा रहे थे आपको तो बताए थे ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि हम बताए थे फार्मूला वहां से E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। तो लिखेंगे सूत्र E इक्वल टू F/Q0 से। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q0 बटा में R स्क्वायर बटा में क्या हो गया Q0 से Q0 कट गया, तो Q0 कट गया। तो क्या फार्मूला हमारा बचा, ये आया अपना E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी अन्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर। यानी जो परीक्षण आवेश रखा गया था उसका कोई योगदान नहीं होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है, उस आवेश पर और जहां पर निकालना है, जिस बिंदु पर निकालना है उसके बीच की दूरी के वर्ग। यही होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ से देखेंगे तो क्यू का चार्ज क्या होता है, क्योंकि हम बताए थे वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर मीटर नहीं, ये है ना इक्वल टू F/Q0, न्यूटन पर कूलाम है मात्रक। यहाँ से देखेंगे तो कूलाम अपान कुछ हो जाएगा, तो उसका मतलब नहीं है, ये याद रखिए आप। अब एक के कारण हो गया, अगर उस मीडियम में कई रखें, जैसे मान लीजिए Q1 हो गया, फिर Q2 हो गया, फिर Q3 हो गया, फिर Q4 हो गया, ये रखा गया है, तो इन सबके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन सबके योग के बराबर होगी। जैसे Q के कारण यहाँ पर E1 से लिखेंगे तो Q2 के कारण E2 को लिखेंगे, Q3 के कारण E3 लिखेंगे और Q4 के कारण यहाँ पर E4 लिखेंगे। तो जो सिस्टम जिसमें कई आवेश हों उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योज्यताओं का नियम। ये हो गया हमारा टॉपिक, ये समाप्त हो गया वाला टॉपिक। अब जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, प्रकार से कह सकते हैं, थोड़ा अलग टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार आता है, वैद्युत द्विध्रुव। और ये समझिए आप इससे अब इसको याद ही कर लीजिए, सभी जगह आएगा। केमिस्ट्री में भी कुछ 11th में आपने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। नाम से स्पष्ट है, द्विव, द्विव मतलब दो, ध्रुव, ध्रुव मतलब पोलरिटी। ऐसा निकाय जिसमें दो, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश से मिलकर बना हो और दोनों अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों, तो इस प्रकार के बने निकाय को, इस प्रकार के बने सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये सिस्टम एल्विस भाई वाला नहीं है, ठीक है, सिस्टम तो ध्यान दीजिएगा। और थर्मोडायनेमिक्स वाला भी सिस्टम नहीं है जो हम पढ़ाए थे आप लोग को 11th में, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें बताया था सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस निकाय को हम सिस्टम बोलते हैं, बाकी उसको छोड़ के बाहर वाले को हम लोग यूनिवर्स, इस परिवेश बोलते हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स बोलते हैं, और दोनों को मिला के हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, बताया था वहां पर केमिस्ट्री में। ये सिस्टम क्या है, कोई भी सिस्टम मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और दोनों बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हैं, तो यह चीज जो है डाइपोल कहलाएगा अगर दोनों बराबर है परंतु विपरीत है। बराबर मतलब मान लीजिए एक आवेश जो है 5 कूलम का है और दूसरा आवेश भी है 5 कूलम का, लेकिन एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और दोनों बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बन रहा है, जो निकाय बन रहा है, उस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर अगर रखे गए हैं, कितनी होती है अति अल्प दूरी, 2l। कितनी दूरी होती है, 2l। बीच में मिड पॉइंट से एक ओर यल होता है और दूसरे ओर भी यल होता है। अगर अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हैं, इस प्रकार बने सिस्टम को, इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये द्विध्रुव के बारे में जाने आप लोग, यानी द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव प्लस और निगेटिव दोनों बराबर और एक दूसरे से छोटी दूरी पर रखे गए हैं। अब एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। इसका मतलब क्या होता है, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, केवल उसका मोड लेना है, मतलब साइन नहीं लेना है। उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है, Q का मात्रक होता है कूलम, L का मात्रक होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका मात्रक हो गया, बीमा निकल जाएगा। ALT, आल्ट, आल्ट वाली वर्ग है। तो यहां से हम लोग को क्या दिखा कि तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग उस द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलम मीटर होता है और यह एक सदिश राशि है। और यह कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो कुछ ऐसे आएगा इसका इक्वेशन बनकर। तो एक बार और हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे HCl एक प्रकार का एग्जांपल हो जाएगा, केमिस्ट्री में HCl हो गया, केमिकल के रूप में अगर कहेंगे तो इसका बीमा यल क्यू का AT, तो LAT या आल्ट बोल सकते हैं, ALT। तो एक बार और देखिए द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। The system having two equal and opposite charges saturated या separated a small distance ब्रैकेट में 2L is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है,
ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी ब्रैकेट में 2l दूरी पर रखे गए हों तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। उन दोनों आवेशों से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है, जिसका बीमा LT है, ALT है, ALT होता है। क्योंकि एक प्रकार से पहले दूरी वाला लिखा जाता है, फिर समय का लिखा जाता है, फिर बाकी लिखा जाता है, तो इसे भी लिख सकते हैं इसको LTA, ये सही इसका लिख सकते हैं। तो ये चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके जो टॉपिक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में, किसी स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल पोजीशन पर, ये मान लीजिए छोटा फिगर बनाएंगे, अब साथ में बोल भी रहे हैं और ये एग्जाम में लिखना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट तो मिल जाएगा आपको, जो बोल रहे हैं माना एक द्विध्रुव, और देखिए द्विध्रुव में हमेशा जो है ना ये वाला माइनस बनाएंगे और ये वाला प्लस बनाएंगे, क्योंकि इधर माइनस एक्स होता है, इधर प्लस एक्स। इसके लिए माना एक द्विध्रुव ए बी, ठीक है, परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा गया है तथा इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब ये निरक्षीय मतलब अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है। कितने दूरी पर बिंदु P है ये भी मान लीजिए, तो मान ले रहे हैं ये तो L था, ये L था और ये L था, तो मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु P रखा है जहां पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको लिखना है एग्जाम, एक बार और समझ लीजिए। यह द्विध्रुव मान लीजिए, ठीक है, लाल वाला प्लस क्यू चार्ज, ये वाला माइनस क्यू चार्ज, और इसके मध्य बिंदु जहां से हम पकड़े हैं मध्य बिंदु, और ये अक्ष है। तो अच्छी स्थिति में ये एक बिंदु P है, इसके कारण यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि माना एक द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक K वाले माध्यम रखा गया है तथा इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पे, यानी यहाँ जो हाथ पकड़े हैं और यहाँ के बीच की दूरी R है, पर एक बिंदु कोई रखा गया है जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये द्विध्रुव K वाले माध्यम रखा गया, ये लिखना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले तो हमको Q के कारण यहाँ पे दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी R है और ये दूरी अलग। अगर R में से हम इतना घटा दें तो यहाँ से यहाँ दूरी निकल जाएगा, Q से यहाँ की दूरी हो गया R माइनस L। उसी प्रकार से यहाँ की दूरी R है और अगर इतना ऐड कर दें हम तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L, ये ध्यान दीजिएगा। अब लिखने के बाद जो भी बताएं कि माना द्विध्रुव ए बी एक परावैद्युतांक K वाले माध्यम रखा गया है तथा इसके मध्य बिंदुओं से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये लिख के फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया गया था कि एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट K, अगर परावैद्युतांक K वाले में रखा गया तो 1 रखा गया तो K की वैल्यू 1 होगी, Q बटा R स्क्वायर यही होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q दिशा में, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से लिख रहे हैं, किस लिख रहे हैं E1 से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि K वाले माध्यम रखा गया है, और इसका आवेश है Q बटा में प्लस माइनस नहीं लेते हैं E के लिए, जान लीजिए विभव में हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग प्लस और चाहे माइनस दोनों के लिए E लिखते हैं। बट डिस्टेंस इसके और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस L, R माइनस L का क्या हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो R मतलब की दूरी यहाँ से इसके बीच की दूरी कितना है, R माइनस L, इसीलिए हम लोग यहाँ पे R माइनस L लिखे हैं। R इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी R है, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश नहीं है, बिंदु आवेश कहाँ है, प्लस Q यहाँ पर, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं कि प्लस Q के कारण, प्लस Q से P की दूरी कितनी है, R माइनस L।
अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा बताना पड़ेगा हमको। तो हम बताए थे कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बाहर की होती है, और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है अंदर की होती है। जिधर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है उधर उसकी दिशा होती है, क्योंकि ये इसका परिभाषा है कि किसी माध्यम में खींची गई वह निष्कोण वक्र या वह रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो प्लस क्यू के कारण जो होती है बाहर की होती है, यानी इसके कारण जो E1 होगा वो कुछ ऐसे होगा, इधर की ओर होगा, बाहर, मतलब O से P की ओर, O से P की। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण यहाँ पर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, तो इसके कारण यहाँ पर दूरी कितना है r प्लस एल। अब इसके कारण हम E2 लिख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा क्यू ही रहेगा, नहीं होता है जो ई लिखते हैं ना उसमें माइनस प्लस नहीं लगाते, वो दिशा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस के कारण तो अंदर क्यों होता है ना, तो ये जो होगा E2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी P से O की ओर, यानी कि बिंदु P पर E1 इधर लग रहा है और E2 इधर लग रहा है, दोनों के कारण। तो नेट कितना लगेगा, मान लीजिए ये एक कोई चीज है, अब इसको कोई 50 मीटर से इधर खींच रहा है और 70 मीटर से इधर खींच रहा है, 50 मीटर से इधर खींच रहा है 70 से इधर खींच रहा है, यानी इस पर नेट फोर्स 20 लग रहा है इधर की ओर, ये बात है। यानी अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही रेखा पर अगर लगे हुए हो तो डायरेक्टली हम जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर किस कोण पे होते हैं तो फिर आप 11th में पढ़े होंगे त्रिभुज के योग का नियम, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। तो एक ही रेखा पर है, तो एक ही रेखा पे है, तो यानी इसके डायरेक्टली योग से इसका हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश है, एक ही रेखा के अनुदिश परंतु विपरीत दिशाओं में कार्यरत है, अब देखिए अगर दोनों बराबर होता है E1 E2 तो दोनों इसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब अगर इस पे 50 से इधर बल लगा रहा है और 50 से इधर लगा रहा है, यानी ये जाएगा नहीं, वही रहेगा। लेकिन देखिए ये वैल्यू ज्यादा है कि कम है, इससे ये देखना है, R में कुछ घट रहा है, R में कुछ बढ़ रहा है, यानी ये ज्यादा है ये कम है। अगर ये कम है इसका स्क्वायर और भी कम होगा, अगर ये इसका स्क्वायर कम है तो ये ज्यादा होगा, E1 की वैल्यू ज्यादा होगी। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये पास में है तो ज्यादा बल लगाएगा, ये दूर में है तो कम बल लगाएगा, यानी E1 का मान ज्यादा है E2 से, समझ रहे हैं, यानी E1 का मान E2 ज्यादा है, यानी नेट बल जो लग रहा है उसको उधर क्यों लग रहा है, द्विध्रुव के कारण P पर नेट बल E1 की ओर लग रहा है, क्योंकि E1 का मान E2 से ज्यादा है, सीधे दिख रहा है, लिख देना है। परंतु E1 की वैल्यू जो है E2 से क्या है ज्यादा है। अब क्या होगा ज्यादा है तो अतः जो है अब जो है डायरेक्ट घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो अतः बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जो E आएगा ज्यादा कौन है E1, तो E1 में से घटाइए E2 को। अब ध्यान समझिए इसमें क्या है बात, एकदम ध्यान समझिए, ये एक आवेश था, ये एक आवेश था और ये एक आवेश था, अरे छोड़िए, यह एक आवेश था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, और ये एक बिंदु था, तो प्लस क्यू भी इस पर बल लगा रहा है, माइनस क्यू भी इस पर बल लगा रहा है, लेकिन प्लस क्यू के कारण जो इस पर बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, यानी ये इसको इधर भेजना चाह रहा है, लेकिन माइनस क्यू इसको इधर खींचना में आ रहा है, यानी अब इस पर बल प्लस क्यू कारण इधर, अब माइनस क्यू कारण उधर, लेकिन प्लस क्यू वाला पास है तो ज्यादा बल लगा रहा है,
पास है ना, ये दूर है, ज्यादा बल लगा। तो जो नेट बल लगेगा, मान लीजिए प्लस Q 70 न्यूटन लगा रहा है और ये 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो नेट बल इस पे 20 लग रहा है ना इधर की ओर, सीधी सी बात वही है। E1 माइनस Q2 कर दी, बस ये समझना। बस मान रख दीजिए E1 E2 का मान रख दीजिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो यानी कि E इक्वल टू हो गया आपका E1 माइनस E2। E1 E2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो E1 की वैल्यू इसके कारण था तो माइनस में था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बट्टा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर बीच में हो गया माइनस E2 की वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बट्टा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है और Q भी दोनों में, तो हम ये कॉमन ले रहे हैं, पहले तो Q कॉमन ले रहे हैं, फिर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा और ये बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर हो गया यहाँ पर 1 और ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो E इक्वल टू हो गया Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया इसका इसमें फिर आपस में R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया, अब बट्टा आपस में दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए इसको आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बड़ा होगा। हम एक सिंपल तरीका बता रहे हैं इसको, जिसको आप लोग मान लीजिए A कैपिटल A मान लीजिए, इसको मान लीजिए कैपिटल B, तो ये बन गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में A प्लस बी और एक ब्रैकेट में A माइनस बी। ये पुट कर देंगे हम लोग, ये हो गया Q बट्टा Q, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ना है, ये हो गया आपका R प्लस L, अब प्लस में R माइनस L हो गया, और एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस करना है, एक हो गया R प्लस L और माइनस करना है, तो माइनस R माइनस माइनस हो गया प्लस L, टर्म हो गया। इन दोनों का स्क्वायर हम लोग बाहर कर लेंगे, जैसे A स्क्वायर होता है और B स्क्वायर होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसको वैसे कर दे रहे हैं R माइनस L और R प्लस L का हम लोग क्या कर दिए, टोटल का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसमें कट रहा है, काट दीजिए, L से L कट गया और यहाँ पर R से R कट गया, तो R कितना हो गया 2R और L कितना हो गया 2L, इक्वल हो गया Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया आपका 2R इंटू 2L, और ये A माइनस बी और A प्लस बी, उल्टा इसका फार्मूला हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, दो दूनी कितना हो गया 4, 4 को आगे कर लेंगे। अब उसका इसमें भी काम है इसका, इसलिए इसको मिटकाने रहे, इसका काम है, ये भी समझाना पड़ेगा। ये हो गया E इक्वल टू 1 Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दो दूनी 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कर दे रहे हैं, 2 को आगे कर ले रहे हैं, 2RL कर दे रहे हैं, 2RL बटा में ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए Q को इसके साथ ले जा रहे हैं, इक्वल हो गया Q आगे चला है और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q को इसके साथ ले जा रहे हैं, तो 2QL कर दे रहे हैं, इसे 2QL और R को भी किनारे कर दे रहे हैं, बट्टा में ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बताए थे क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आवेश से कोई एक आवेश, दोनों के बीच के गुणनफल को ही ना कहते हैं ये, अरे P इक्वल टू आया तो था 2QL ऐसे करके, पता है वेक्टर फॉर्म में लिखे थे वहां पर, P इक्वल टू L इंटू ये लिखे थे आपको Q इंटू 2L लिखे थे, तो 2QL एक ही चीज है इसमें, अगर एंगल सेम है एक ही चीज है, तो इसके जब हम लिख सकते हैं P, इसका लिख सकते हैं P, तो 2 और R को एक साथ कर ले रहे हैं, और टाइम हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका हम लोग लिख दिए P, बट्टा हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा एक चीज जनरल चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि ये बहुत सूक्ष्म दूरी थी, तो ये की दूरी बहुत सूक्ष्म थी, जब द्विध्रुव के बारे में बताए थे तो बताए थे कि दोनों आवेश बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों, अभी तो दोनों के बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म है, यानी यह दूरी बहुत छोटी है, तो उसकी आधी दूरी तो और भी छोटी होगी, यानी L का मान बहुत कम है R की तुलना में, R बहुत ज्यादा है, R मीटर में है
और यल जो है माइक्रोमीटर में, या कह सकते हैं एंगस्ट्राम में है, बहुत कम है। तो उसकी तुलना में घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि क्योंकि क्या कह रहे हैं कि आर का मान जो है यल से ज्यादा है, ग्रेटर ग्रेटर देन यल। तो आर स्क्वायर का मान तो और बड़ा होगा एल स्क्वायर से, क्योंकि छोटे चीज का स्क्वायर करने पे वो और छोटा होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी यल स्क्वायर को जीरो कर दिया गया, सीधी सी बात है। ई स्क्वायर कितना हो गया, 2r बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बट्टा में, ये खत्म हो गया, यल स्क्वायर समाप्त। तो आर स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, आर के पावर 4, आर से आर कट गया, ई स्क्वायर टू आ गया, तो को डिस्कस नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया 2p बट्टा में आर। वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये चीजें डेरिवेशन हो गई, यानी कि अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है द्विध्रुव के कारण, वो कितना होता है, 2p बट्टा r3, जिसकी दिशा का मतलब क्या है कि -q से +q की वजह से दिशा है, -q से +q की ओर। अब इसको न्यूमेरिकल भी लगवाया जाएगा, इसको न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया में आता है न्यूमेरिकल, कि कहाँ रखा जाए कि ई का मान 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और वो मैं लगवाऊंगा। एनसीईआरटी के शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन इससे है, और हर साल एग्जाम में आते हैं। तो बताया था आपको कि न्यूमेरिकल एक साथ लगा जाएगा। आज टॉपिक क्या थी हमारी, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये क्यू बटा आर स्क्वायर आया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव मतलब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों, 2l, तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। फिर वैद्युत द्विध्रुव आगुण पढ़े हैं, दोनों आवेशों को एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण बोलते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक कूलॉम मीटर होता है, और विमान LTA होता है, और यह एक अदिश राशि, सदिश राशि है। फिर इसके कारण हमने पढ़ा कि अच्छी स्थिति में कैसे निकलेगा। अब हमारी दो टॉपिक और बची है, एक निरक्षी स्थिति में, और एक जब उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव कैसा व्यवहार करता है, किधर घूमता है, ये पढ़ना है। निरक्षी स्थिति भी देख लेते हैं। देखिए 4 टॉपिक है, एक तो अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, फिर अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव निकालना है। तो ये 4 टॉपिक में कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में वैसे। तो अभी विभव बार में पढ़ नहीं रहे, जब विभव बार में पढ़ेंगे तो विभव में पढ़ेंगे। तो आज दोनों टॉपिक समाप्त करना चाहते हैं। तो दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, निरक्षीय स्थिति को हम लोग अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, और उसको इसके पहले वाले को अंधेरे भी बोलते हैं, इसके पहले वाले को अंधेरे बोलते हैं। तो हमारा पैटर्न सेम रहेगा जैसे अभी बताया। क्या बताया थे पैटर्न, उसमें आप लोगों को याद ही होगा। पैटर्न वही है, एक द्विध्रुव मान लीजिए, माना एक द्विध्रुव ए बी जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है, उसके मध्य बिंदु और परावर्तन के वाले माध्यम रखा गया है, उसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षी स्थिति में नीचे बनना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऊपर का काम पड़ेगा। जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो इस व्हाइट बोर्ड नहीं पढ़ाएंगे, अपना व्हाइट बोर्ड देखे हैं इसमें तो केवल ऑनलाइन के लिए बनाया गया है, जगह की वजह से दिक्कत होने वजह से।
माइनस क्यू प्लस क्यू के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और वहीं पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। सीधा लग रहा है। ठीक है, चलिए उतना तिरछा चल सकता है। तो क्या है कि द्विध्रुव है। अब यहाँ पर एक बिंदु पी है जहां पर इसके कारण हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहले तो यहाँ से यहाँ की दूरी है तुम्हारी आर, ठीक है, और अभी बताया था कि ये दूरी कितनी है यल, और ये भी दूरी कितनी है यल। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ये था, ये भी था, इसको पी मान लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, लंब हमारा है आर और आधार क्या है यल, तो यल स्क्वायर। कर्ण हमारा हो गया ए बी, ए बी, तो ए बी का वैल्यू निकल गया रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये आपका निकल गया रूट में आर स्क्वायर प्लस यल, दोनों सेम है। तो इसके बीच की दूरी भी कितनी होगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल। प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यूब का रेखा आप निकालेंगे, फिर माइनस क्यूब का वहां निकालेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि एक रेखा पे है कि कौन सा नियम लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, पूरा लिखने के बाद माना एक द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश मिलकर बना है और परंतंक के वाले माध्यम में रखा गया, और इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जहां पर इसके कारण वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण यहाँ आप निकालेंगे। तो मान लीजिए E1 कर दे रहे हैं, फार्मूला क्या होता है, E का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वाले माध्यम में रखा गया तो के, अब क्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस, क्यू हमेशा क्यू रहेगा, क्यू बटा आर। आर मतलब दूरी, इसके बीच की दूरी कितना है, ये है, ये हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिशा क्या होगी, प्लस के कारण जो होती है बाहर की ओर होती है, यानी कुछ ऐसे इसकी दिशा होगी E1 की। तो दिशा कैसे लिखेंगे हम लोग, बी से पी की ओर, क्या लिखेंगे, बी से पी की ओर। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, तो हम लोग रूट को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ये लिख इसको, यानी E1 की ओर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्क्वायर से रूट हट गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। समीकरण नंबर, ठीक है। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस क्यू का कंसीडर करेंगे इससे। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू कारण निकालेंगे, इसके कारण यहाँ निकालेंगे। अब फार्मूला सेम रहेगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू या प्लस क्यू दोनों सेम रहेगा, क्यू हो जाएगा, दूरी भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो इसको हटाएगा रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इसमें क्या दिक्कत है, दिशा, माइनस क्यू का अंदर की ओर होता है, यानी इसकी दिशा ऐसे होगा, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। समझ आया आप लोग को। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि E1 आपका ऐसे है, और इंक हम लोग पहले यूज कर ले, और आप लोग भी रेस्ट ले लीजिए, 1 घंटा की वीडियो में लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, E1 कुछ इस तरह है ये, और E2 कुछ इस तरह है, यानी दोनों समान रेखा पे है नहीं, और दोनों की वैल्यू भी बराबर है।
दोनों की वैल्यू भी क्या है, बराबर है, परंतु दिशा विपरीत है, क्योंकि E1 व E2 परिमाण में बराबर है, मान में तो बराबर है, परंतु परंतु दिशाएं अलग है, परंतु दिशाएं क्या है, भिन्न है। तो जब दिशाएं भिन्न होता है तो फिर हम इनको क्या करते हैं, आप लोग 11 में पढ़े होंगे, समांतर घटक और क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले E1 को करेंगे, ये घटक हो गया आपका ऐसे और ये घटक हो गया आपका ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिए जो E1 sin थीटा है वो हमारा होगा लंबवत घटक, E1 sin थीटा अपना होगा लंबवत घटक, और E1 cos थीटा होगा अपना समांतर घटक। ये तो अभी E1 को विभाजित किया, इसी प्रकार अगर हम लोग E2 को विभाजित करेंगे तो इसका लंबवत घटक क्या आएगा, E2 sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल घटक इसी पे ही होगा, ये भी क्या होगा, E2 cos थीटा। यानी इस E1 का लंबवत घटक ए है और हॉरिजॉन्टल घटक ए है, समांतर घटक, और इसका जो है लंबवत घटक ये है और हॉरिजॉन्टल घटक ये है। इससे क्या दिख रहा है कि चूंकि E1 और E2 का मान बराबर है, E1 E2 का मान क्या है, बराबर है, और E1 sin थीटा E2 sin थीटा दिशा विपरीत है, यानी ये दोनों का मान बराबर है, परंतु दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा का मान बराबर परंतु दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो कुल यहाँ पर इस पर जो कुल विद्युत तीव्रता होगी वह केवल इनके कारण होगी, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही हो रहा है, और जब दोनों की दिशा एक ही हो रहा है तो जुड़ जाएंगी, यानी जो ई का मान होगा वह इन दोनों के योग के बराबर होगा, इन दोनों के E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों का मान बराबर है, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इसका हम लोग को काम पड़ेगा एक बार और, तो ये एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किया, ई की वैल्यू जो है कितना आ रही है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो मान लिख दे रहे हैं। E1 का मान भी वही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और दोनों में cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, ये हो गया E1 प्लस E2, और ये हो गया cos थीटा। मान रख दीजिए E1 E2 का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम तो वही भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हो गया cos स्क्वायर, सेम चीज है, एक और एक दो हो गया, 2 क्यू एक एक दो हो गया, सेम चीज है, बटा में क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा। अब इसमें से हम लोग कास्ट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये थीटा था आपका, ये थीटा था, और ये भी थीटा था, और ये जो कंपोनेंट था इसमें भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा था और ये भी थीटा था। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा से आधार बटा कण, आधार बटा कण होता है, तो थीटा के सामने में लंब हो गया, ये कण हो गया, और ये हो गया आधार, आधार कितना हो गया यल, और कण कितना हो गया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सबूत कर देंगे, तो ई इक्वल टू कितना हो गया 2 क्यू बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस्ट का जो कितना करेंगे एल बट्टा में रूट में एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है कि इसके पावर कुछ नहीं तो एक होगा, और ये सेम चीज है, इसके पावर ये कितना होता है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2, सेम ही चीज में है, रूट का मतलब 1/2, एक जोड़ दिए कितना गया 3/2, देखो लिख दिए 2ql हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको जोड़ दिए कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, क्यों जोड़े क्योंकि सेम चीज है, सेम वे, पावर 1/2, इसका मतलब होता है 1/2, तो 1/2 और 1 को जोड़ के 3/2 कर देंगे। अब बस जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था कि चूंकि आर का मान जो है एल से ज्यादा, तो आर स्क्वायर का जो मान होगा वो एल स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा, यानी एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, तो नगण्य मान सकते हैं, तो मान सकते हैं क्या मानिए, तो यहाँ रखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql बट्टा में, इसको उठा दीजिए, ये बच गया आपका आर स्क्वायर, इसका पावर हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2ql की जगह हम लिख सकते हैं p, क्योंकि द्विध्रुव आगम है अभी बताया थे यहीं पर, ये हो गया r के पावर 3 वेक्टर पावर हो गया। तो अच्छी स्थिति में 2p/r आता है और मेरी अच्छी स्थिति में p/r आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम समझ में आया होगा। एक टॉपिक और है क्योंकि तो रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं जो द्विध्रुव से रिलेटेड। इतनी चीजें आपको समझ में आया होगा, पैटर्न आप देख ही लिए होंगे, तो दिक्कत है नहीं। अब अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर हम द्विध्रुव को किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर है, चुंबकीय क्षेत्र आगे आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा। यानी हेडिंग हमारा है एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव द्विध्रुव। तो एक मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जिसका दिशा है P, और जिसमें द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव रख दिया ए बी, ऐसे एक द्विध्रुव रख दिया ए बी, और इस पे माइनस क्यू आवेश है, इस पे आपका है प्लस क्यू आवेश, और इसके बीच की दूरी एल है और ये भी एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो माना क्या मानेंगे, माना एक द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। तो अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाए तो सबसे पहले इसके कारण इस पे एक बल लगेगा और इस पे भी एक बल लगेगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं कितना लगेगा। तो E इक्वल टू क्या होता है F/Q, यही होता है। F इक्वल टू कितना हो गया QE, यानी इस पे भी बल लगेगा QE, इस पे बल कुछ ऐसा लगेगा QE बाहर की ओर, और इस पे कुछ बल ऐसे लगेगा QE। इसके कारण नहीं लग रहा है, इसके कारण इस पे लग रहा है, तो माइनस के कारण ऐसे बल लगेगा इस पर, और इस पे ऐसे लगेगा, दोनों पे बल कितना लग रहा है QE। तब देखिए एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों एक रेखा पर नहीं है, एक रेखा पर नहीं है तो बल युग्म बना रहे हैं, टॉर्क बना रहे हैं, तो इस पर बल युग्म कार्य करेगा, टॉर्क लगेगा, आप 11 में पढ़े होंगे। तो जब किसी द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, जो विद्युत क्षेत्र में, तो दोनों में बल बराबर लगेगा। अगर एक समान में नहीं रखा जाएगा, एक समान का मतलब क्या हुआ कि सब जगह बल बराबर है, तो इस पे जितना बल लगेगा उतना बल इस पे लगेगा, लेकिन दिशा इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, क्योंकि ये माइनस है, तो दोनों बल बराबर।
परंतु विपरीत है और एक रेखा पे कार्य नहीं कर रही हैं, बल्कि उन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे कार्य कर रही है, तो ऐसे क्या बनता है, बलयुग्म बनता है, टार्क बनता है। यानी तब इस पर टार्क लगेगा। यानी यह हमारा पूरा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस पे हमने ऐसे रख दिया, तो इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे बल इधर लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो बराबर लग रहा है तो कुछ ऐसे ये घूमने लगेगा, कुछ ऐसे ये घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि टार्क लग रहा है, टार्क उसको घुमाएगा। यानी तब उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है। क्या लगता है? प्रत्यानयन बल। कितना लगेगा टार्क में? तो कोई भी एक बल ले लीजिए, एक बल का परिमाण, दोनों में से कोई एक बल, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब ये बल इधर लग रहा था, ये बल इधर लग रहा था, ये इसको मिलाने ने देखा है, तो ये दूरी हम लोग पता करना है। ये दूरी, तो ये दूरी कैसे पता होगा? तो ये कितना था? इसके बीच की दूरी 2l था। कितना था? 2l। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कौन होता है? लाल वृत्त से। तो अगर हम थीटा इसको मान रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया, लंब मान लीजिए ए और ये बी हो गया। ये ए था, ये बी था, यहाँ पे कुछ मान लीजिए पी मान लीजिए, तो ऐसे कुछ हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या सी मान लीजिए सी, तो लंब कितना हो गया? ए सी बटा कण। कण क्या है? कण आपका 2l है, 2l। तो ये निकालना है, ए सी को रख दिए, 2l इधर गया, यानी AC की वैल्यू कितना आ गया? 2l sin थीटा। यानी दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितना है? 2l sin थीटा। नहीं समझे आप लोग? गड़बड़ा जाए, कहीं बता रहे। ये एक बल इधर लग रहा था QE, और एक बल इधर लग रहा था QE। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गया, और ये उसके बीच की लंबवत दूरी हो गया। तो लंबवत दूरी निकालना है, यह एंगल मान लीजिए थीटा है, यह बीच की दूरी कितना है? 2l है। यह A है, या ए था, ये ए है, ये बी, दोनों एक है, ये बी है और ये सी है। तुमको बी सी निकालना है, इसमें मैंने साइन थीटा लगाया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कण। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया बी सी, और कण कण कितना हो गया? 2l, और साइन थीटा, तो यहाँ से बी सी का मान कितना निकल गया? बी सी का मान निकल गया 2l साइन थीटा, लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो टार्क इक्वल हो गया, एक बल का परिमाण, कोई बल ले लीजिए, परिमाण से मतलब है, तो QE, ठीक है। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना है? 2l sin थीटा। अब फिर टार्क इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से Q, 2l को एक पास कर लीजिए, तो 2QL, और हो गया E sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं P, क्योंकि यही होता है, तो P E sin थीटा। ये आपका सदिश रूप में है, वेक्टर रूप में करना है, अदिश रूप में है, स्केलर फॉर्म है, तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? AB sin थीटा। तो AB sin थीटा पे लिख सकते हैं, यानी PE sin थीटा को केवल हम PE लिख सकते हैं क्रॉस लगाकर। तो टार्क इक्वल टू हो गया P क्रॉस E, यानी इस पर इतना टार्क लगेगा। यानी अब ध्यान समझिए, लास्ट टॉपिक इसको समझ लीजिए। यह एक द्विध्रुव था, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब यह है कि सभी पॉइंट पे समान बल लगेगा। अब देखिए, अगर इसको एक समान प्लेन रखते हैं, तो यहाँ 50 न्यूटन लग रहा है, मान लीजिए यहाँ 70 न्यूटन लग रहा है, यानी जैसे कुछ इस पे 50 लग रहा है, 70 लग रहा है, यानी इधर ज्यादा लग रहा है, तो इधर आएगा, तो घूमेगा कहाँ? घूमने का कंडीशन है कि दोनों बल बराबर होना चाहिए, दोनों बल बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं दोनों बल बराबर, एक क्रिया रेखा नहीं होनी चाहिए, दोनों एक रेखा नहीं है, दोनों बल एक रेखा नहीं है, इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखा अलग है, लेकिन उसको मिलाने पर एक रेखा मिल रहा है। तो जब किसी वस्तु पे दो बराबर परंतु विपरीत बल दिशा में विपरीत, एक क्रिया रेखा के अलग लगे, दोनों क्रिया रेखा अलग हो, तो एक प्रकार का वो टार्क बनाते हैं। जैसे मोटर में होता है, मोटर भी घूमता है, मोटर पढ़ाए थे आपको, तो बताए थे कि ऐसे होता है ABCD, ऐसे धारा बहती है, इसमें से धारा बहती है, बताए प्रत्यानंद बल। तो टार्क लग रहा है, तो टार्क कितना लग रहा है बता दिए। तो टार्क उसको क्या करेगा? घुमा के
इसको घुमा के इसको ऐसे लाने का प्रयास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन है, वह चाहेगा कि इसको भी घुमा के ऐसे करो, इसको ऐसे घुमा के ऐसे करो। ठीक है, यही इसका कंडीशन है। इसको हम एक बार और पढ़ाएंगे क्योंकि लास्ट टॉपिक है, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर हम इसको एक बार जब स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में तो यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन भी है, ये भी देख लिया जाए। टार्क इक्वल टू कितना है, पी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दे, थीटा की वैल्यू कितना कर दें, 0, तो साइन थीटा 0, तो टार्क इक्वल टू हो गया पी साइन 0, साइन 0 का 0, यानी टार्क इक्वल टू हो गया 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे, तार इसका मतलब क्या है, तो टाउ इक्वल टू हो गया पी साइन 90, साइन 90 का माने होता अधिकतम होता है, तो पी हो जाएगा और हो जाएगा मैक्स। यानी अगर ऐसे रखें इसको तो इस पर अधिकतम बल लगेगा, टार्क लगेगा, इस पर अधिकतम लगेगा और ये चाहेगा कि इसको ऐसे घुमा के लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ए आएगा ऐसे तो इस पर टार्क फिर 0 हो जाएगा, तो मैं जितना बल इधर लगेगा उतना बल इधर लगेगा, तो ये घूमेगा। ठीक है, और अगर इसको एंटी पैरेलल कर दें तो माइनस में पी हो जाएगा। या साइन 180 की वैल्यू कितना होता है इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। नहीं, साइन 180 की वैल्यू 0 होता है ना, एंटी पैरेलल चाहे पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल दोनों का मान कितना होगा 0 होगा। यानी अगर पैरेलल भी हो रहा है तो भी 0 और एंटी पैरेलल हो रहा है तो भी 0 होगा। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन की स्थिति बोलते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र असमान है, एक समान नहीं है, तो इस पर टार्क लगेगा नहीं, तब इस पर एक बल लगेगा, और बल लगेगा तो प्रत्यानयन बल नहीं लगेगा तो वो घूमेगा नहीं। तो इतने चीज समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम एक बार फिर स्टार्ट करेंगे, यही हेडिंग रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोचिंग में ये पढ़िए। बस काम खत्म। धन्यवाद।